नमस्कार। आज हम समुच्चय के बारे में पढ़ेंगे। कक्षा 11वीं का पहला अध्याय समुच्चय, जिसे हम अंग्रेजी के अंदर सेट के नाम से भी जानते हैं। यह सिद्धांत जर्मन गणितज्ञ जॉर्ज कैंटर द्वारा स्थापित किया गया था, यानी विकसित किया गया था। त्रिकोणमितीय श्रृंखला पर समस्याओं पर काम करते हुए इन्हें इसका सबसे पहले सामना करना पड़ा। उन्होंने कई अमूर्त समुच्चयों के विभिन्न गुणधर्मों के अनेक शोध पत्र भी प्रकाशित किए हैं। इसके अलावा कई विरोधाभास भी किए गए। कई गणितज्ञों और तर्कशास्त्रियों द्वारा विरोधाभास किए गए, जिसमें सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध रसल विरोधाभास है, जिसे अंग्रेजी में आप रसल पैराडॉक्स के नाम से भी जानते हैं। इसके बावजूद सेट सिद्धांत वर्तमान गणित का मूलभूत हिस्सा है। ये कई शाखाओं में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे ज्यामिति, अनुक्रम, संबंधों इत्यादि। दैनिक जीवन में भी इसके कई उदाहरण आप देखेंगे, जैसे कि किसी भी लेखक के उपन्यासों का समूह, आपकी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों का समूह, ये दोनों ही क्या हैं? समुच्चय का उदाहरण। तो समुच्चय क्या है? आइए इसकी परिभाषा देखें। परिभाषा कहती है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। जैसे कई उदाहरण आप और देख सकते हैं। अंग्रेजी वर्णमाला के स्वर यानी AEIOU, विभिन्न प्रकार के त्रिभुज और संख्या 2-10 के अभाज्य गुणनखंड, ये सभी हमारे उदाहरण हैं एक समुच्चय के। गणित में भी आपने कई समूह पढ़े हैं संख्याओं के, जो कि समुच्चय हैं, जो कि प्राकृत संख्याओं का समुच्चय यानी द सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, पूर्णांकों का समुच्चय, परिमेय संख्याओं का समुच्चय, वास्तविक संख्याओं का समुच्चय, धन पूर्णांकों का समुच्चय, धन परिमेय संख्याओं का समुच्चय एवं धन वास्तविक संख्याओं का समुच्चय। तो बच्चों, प्रश्न उठता है कि क्या सारे संग्रह और समूह को हम समुच्चय कह सकते हैं? नहीं। इस बिंदु पे ध्यान देंगे कि अगर मैं आपको कहूं कि किन्हीं 5 विख्यात गणितज्ञों के आपको समूह बनाना है, तो वे क्या होगा? वह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में भिन्न पाएगा। क्यों पाएगा? क्योंकि आप देख सकते हैं कि विख्यात गणितज्ञों को निर्माण करने का जो मापदंड है वह अलग अलग है। ये सुपरिभाषित नहीं है, इसीलिए ये समुच्चय भी नहीं है। तो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को ही हम समुच्चय कहते हैं। आइए इस पे एक उदाहरण भी लेते हैं। इसके अंदर हमें निम्न जो समूह या फिर संग्रह दिए हुए हैं, हमें बताना है कि कौन सा संग्रह हमारा समुच्चय है या समुच्चय नहीं। पहला देखेंगे, जय अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। जय अक्षर से जो प्रारंभ होते हैं महीने किसी भी एक वर्ष में, वो कौन कौन से हैं? जनवरी, जून और जुलाई। ये क्या है? सुपरिभाषित है। हाँ, ये एक समुच्चय है। दूसरा देखेंगे, भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। अधिक प्रतिभाशाली, इसका मापदंड सुपरिभाषित नहीं है, तो ये समुच्चय नहीं है। विश्व के सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। सबसे सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाज, सर्वश्रेष्ठ, फिर से क्या है? ये सुपरिभाषित नहीं है और ये संग्रह समुच्चय नहीं है। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह समुच्चय है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह समुच्चय है। लेखक प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, जैसे हमने पहले पढ़ा था, ये भी एक समुच्चय है। और आखिरी, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। सबसे अधिक खतरनाक जानवर सुपरिभाषित नहीं है, अतः ये एक समुच्चय नहीं है। तो ये आप देख सकते हैं इन सभी में कि कौन कौन से हमारे संग्रह है, समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं। बच्चों, आगे बढ़ने से पहले हम कुछ बिंदुओं पे ध्यान देंगे। वो बिंदु क्या हैं? देख सकते हैं, वस्तुएं, अवयव, सदस्य तथा तत्व, ये सभी हम प्रायवाची मानेंगे। समुच्चय के प्राय अंग्रेजी वर्णमाला के जो बड़े अक्षर हैं, यानी कैपिटल लेटर A, B, C, इनसे सबको हम निरूपित करते हैं। समुच्चय के सभी अवयवों यानी जो उसके सदस्य हैं, जिसे हम अंग्रेजी में एलिमेंट्स कहते हैं, उन्हें हम अंग्रेजी वर्णमाला के छोटे अक्षरों से
प्रदर्शित करते हैं, जैसे स्मॉल लेटर A, B, X, Y, Z आदि। अब हम निरूपित की बात कर रहे हैं तो देखते हैं निरूपित की विधि क्या है। किसी भी समुच्चय को हम दो रूपों से निरूपित कर सकते हैं। वे क्या है? रोस्टर रूप या फिर सारणीबद्ध रूप, और दूसरा समुच्चय निर्माण रूप। आइए सबसे पहले पढ़ते हैं रोस्टर रूप। इसके अंदर हमें क्या करना है? ध्यान देंगे, जैसे कि इसका नाम है सारणीबद्ध, यानी हमें इसके सबसे पहले क्या करना होगा? अवयवों को सूची में डालना होगा। समुच्चय के सभी अवयवों को सूचीबद्ध किया जाता है। फिर हम सारे अवयवों को पृथक करते हैं। पृथक यानी अलग अलग करेंगे, और किससे करेंगे? अर्धविराम यानी कॉमा से। अर्धविराम द्वारा पृथक किए जाते हैं, और उसके बाद पूरा ही कथन हम किस में डालेंगे? मझले कोष्टक। मझले कोष्टक जिसे हम कर्ली ब्रैकेट्स भी कहते हैं, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। ठीक, तो हमें क्या करना है? सबसे पहले सूचीबद्ध, फिर सारे के सारे अवयवों को अलग अलग करना है अर्धविराम से, और फिर मझले कोष्टक के बीच में हमने अपना कथन डालना है। उदाहरण देखेंगे। पहला उदाहरण संख्या 2 10 के अभाज्य गुणनखंड। 2 10 के अभाज्य गुणनखंड कौन कौन से हैं? सूचीबद्ध कर लेते हैं। 2, 5, 3, 7 कर लिए। उनको पृथक किया हमने कॉमा यानी अर्धविराम से, ये भी कर लिए, और उसके बाद पूरे कथन को हमने मझले कोष्टक के बीच में डाल दिया। अभी हमने पढ़ा था कि हम जो हमारा समुच्चय है इसे किससे नामांकित करते हैं? अंग्रेजी वर्णमाला के बड़े अक्षरों से। तो हमने इसे नामांकित कर दिया कैपिटल A से। तो ये कैपिटल A बराबर में ये सारा जो समुच्चय है जिसके अंदर कौन कौन से अवयव आ रहे हैं? 2, 5, 3, 7। ये किस रूप में हमने प्रदर्शित किया है? एक रोस्टर रूप में। दूसरा उदाहरण देखेंगे। समुच्चय A, जिसे हम सेट A के नाम से भी कहते हैं। इसमें हमारे क्या हैं? अक्षर। किस शब्द के? टैब्यूलर। इसमें जो जो अक्षर आ रहे हैं वो हमारे समुच्चय के अवयव यानी एलिमेंट्स बन जाएंगे। कौन कौन से हैं? T, A, B, U, L, R। इन्हें पृथक कर दिया हमने अर्धविराम से, और फिर बाद में मझले कोष्टक। तो इससे आप समझ पाएंगे कि हमें कैसे एक समुच्चय को रोस्टर रूप में परिवर्तित या फिर निरूपित करना है। ध्यान देंगे इन बिंदुओं पे। तत्वों का क्रम जो है वो मायने नहीं रखता। हो सकता है आपने 2, 5, 3, 7 की जगह 3, 2, 5, 7 लिखा हो, तो वह क्या हैं? वह दोनों समान समुच्चय हैं, वह दोनों एक ही हैं। सभी तत्वों को अलग अलग लिया जाता है। उदाहरण 2 में देखिए, जैसे टैब्यूलर, इसमें A अक्षर कितनी बार आ रहा है? 2 बारी, पर हमने कितनी बार लिखा? सिर्फ 1 बारी। तो हमारे जो तत्व हैं वो सिर्फ अलग अलग ही, भिन्न भिन्न ही हमारे समुच्चय में लिखे जाते हैं। आखिरी इस वाले पॉइंट पे हम ध्यान देंगे, यानी जो हमारा बिंदु है, सेट A से संबंधित कोई भी तत्व अगर उस समुच्चय में हमें बताना है कि वो संबोधित है, तो हम इस सिंबल का यानी इस प्रतीक का इस्तेमाल करते हैं। ये प्रतीक एप्सिलॉन के नाम से जाना जाता है। जैसे कि आप देख सकते हैं, जो 2 है ये इसका क्या है? अवयव है। किस सेट का? सेट A का। तो हम कैसे लिखेंगे? जो 2 है वो संबोधित या फिर सदस्य है समुच्चय A का। पर 4 हमारा अभाज्य गुणनखंड नहीं है। किसका? 210 का। इसीलिए हम देख सकते हैं 4 सदस्य नहीं है। हमने एक निशानी डाल दी, यानी जो 4 है वह सदस्य नहीं है। किसका? समुच्चय A का। इसी तरीके से देख सकते हैं B अक्षर K, ये हमारा K सेट है, ये हमारा K सेट है, इसका सदस्य है, तो इसीलिए हमने लिख दिया B सदस्य किसका है? सेट K का। इसे हम अंग्रेजी में belongs to भी कहते हैं। आशा करते हैं आपको इतना भी समझ में आया होगा। आगे अब हम पढ़ेंगे अपना अलग रूप, जो है समुच्चय निर्माण रूप। अब इसमें क्या करना होता है? किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों को
एक सर्वनिष्ठ गुणधर्म होता है जो समुच्चय के बाहर के किसी भी अवयव में नहीं होता। अब इसको प्रदर्शित करने का तरीका क्या है, ध्यान देंगे इन बिंदुओं पे। सभी अवयवों को दर्शाने के लिए हम एक प्रतीक का इस्तेमाल करेंगे, यानी प्रतीक x। ये प्रतीक कुछ भी हो सकता है, यानी अंग्रेजी वर्णमाला का छोटा अक्षर x, y, z, t, a, कोई भी। इसके बाद हम कोलन चिन्ह का इस्तेमाल करेंगे, फिर समुच्चय के सदस्यों के विशिष्ट गुणधर्मों को लिखेंगे और फिर क्या करना होता है, पूरे कथन को मझले कोष्ठक के बीच में लिखना होता है। आइए एक उदाहरण लें। उदाहरण में आप देख सकते हैं ये समुच्चय A जिसमें हमारे पास कुछ संख्याएं हैं, वह क्या हैं, 1/4, 1/9, 1/16 एवं 1/25। इसको हम कैसे प्रदर्शित करेंगे, समुच्चय निर्माण रूप में। सबसे पहले हमें क्या करना है, अवयवों के लिए एक प्रतीक लेना है। तो देख सकते हैं हमने एक प्रतीक ले लिया x, फिर कॉलन, और फिर हमें एक गुणधर्म लिखना है जो कि ये सारी संख्याएं पूर्ण कर रही होंगी। वे गुणधर्म आप देख सकते हैं क्या है, x बराबर में 1/n का वर्ग। देख सकते हैं अगर हम 2 लेंगे तो 2 का वर्ग 4, 3 का वर्ग 9, 4 का वर्ग 16 और 5 का वर्ग 25 होता है। और ये सारी संख्याएं कहाँ से आ रही हैं, एक प्राकृत संख्या। तो ये प्राकृत संख्याओं में से आ रहे हैं और ये सारी संख्याएं किसके बीच में हमारी आ रही हैं, 1 से बड़ी हैं पर 6 से छोटी। तो आप देख सकते हैं ये सारे हमारा जो विशिष्ट गुणधर्म है इन संख्याओं पर लागू होगा और इस तरह हम एक समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित कर सकते हैं। आइए एक और उदाहरण देखें। इस समुच्चय B में, ये समुच्चय B कैसा है, ये समुच्चय B 2 के गुणनांकों का है। हाँ जी, 2, 4, 6, 8 आदि। हम पता है इसे हम कैसे लिख सकते हैं, प्रतीक x, फिर कॉलन, फिर गुणधर्म यानी x बराबर में 2n, और ये n कहाँ से आ रहा है, प्राकृत संख्याओं के समुच्चय से। तो ये प्राकृत संख्या है। पूरा कथन हमने मंझले कोष्ठक के बीच में लिख दिया और इसी तरह हमने एक समुच्चय जो कि पहले किस फॉर्म में दिया हुआ है, यानी किस रूप में दिया हुआ है, हमारा एक रोस्टर रूप में दिया हुआ है, उसे हमने एक समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है। आइए इसे जानने के लिए कुछ सवाल करें। इस सवाल में आप देख सकते हैं हमें रोस्टर रूप में व्यक्त करना है समुच्चय, इस ये वाले को। पहले सबसे पहले समुच्चय को नामांकित कर देते हैं। मान लेते हैं ये समुच्चय है m। अब इसमें हमें क्या क्या दिया हुआ है, इसमें ध्यान देंगे ये उन सारी संख्याओं का समुच्चय है या फिर संग्रह है जो कि प्राकृत संख्या है, 10 से कम है एवं 2 की घात x - 1। जब हम इसके अंदर x का मान भरेंगे तो वह कैसी संख्या आनी चाहिए, एक विषम संख्या। विषम संख्या यानी एक ऑड नंबर आना चाहिए। तो यानी ये 3 अगर हमारे गुणधर्म पूर्ण हो रहे हैं तो वह संख्या हमारी इस समुच्चय m का सदस्य है। तो देखते हैं, सबसे पहले इस व्यंजक पे ध्यान देंगे। 2 की घात x - 1 ये क्या है, ये सदैव ही विषम संख्या रहेगी। कैसे कि अगर हम कोई भी मान भर दें इस x के अंदर, 2 की घात x ये सदैव ही हमारा एक सम संख्या है और इससे एक कम हमेशा विषम संख्या रहेगी। जैसे कि अगर हम इसमें भरें भी, मान भरें तो देख सकते हैं x को अगर हम 1 भरें तो 2 की घात 1 - 1 1 आएगा। x का मान अगर हम 2 रखें तो 2 की घात 2 - 1 3 आएगा। x का मान अगर हम 3 रखें तो 2 की घात 3 - 1 7 आएगा। हर बारी हमें एक विषम संख्या ही मिलेगी। तो आप देख सकते हैं कि 2 की घात x - 1 सदैव ही एक विषम संख्या रहेगा। तो यानी ये वाला जो गुणधर्म है हम इसे खारिज भी कर सकते हैं और हमारा मूलभूत हमें क्या देखना है, एक प्राकृत संख्या होनी चाहिए और 10 से कम। यानी जो भी संख्या 10 से कम है वह सारी की सारी हमारी इस समुच्चय m की सदस्य होंगी।
तो वही हमने यहाँ लिखा है। 1, 2, 3, 4, 5 से लेके 9 तक सारी की सारी जो संख्याएं हैं वह प्राकृत संख्या भी हैं और वह 10 से कम भी हैं और वो सारी इस समुच्चय M की सदस्य बन गई। अब इस दूसरे प्रश्न के अंदर हमें क्या करना है, समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त करना है। ये हमारा एक समुच्चय है, समुच्चय A, जिसमें हमें कुछ संख्याएं दी हुई हैं जो कि -2, -1, 0, 1 और 2 हैं। इसे हमें किस रूप में व्यक्त करना है, समुच्चय निर्माण रूप में। ध्यान देंगे उन बिंदुओं को, हमें क्या क्या लेना है, प्रतीक x या फिर कोई भी प्रतीक x, y, z, t, फिर कॉलन, फिर गुणधर्म लिखना है और पूरे कथन को हमें मंझले कोष्ठक के बीच में लिखना है। तो हम इसको कैसे व्यक्त कर सकते हैं, ध्यान देंगे। a नामांकित कर दिया बराबर प्रतीक x कॉलन, ये सारी संख्याएं आप देखेंगे कैसी संख्याएं हैं, पूर्णांक संख्याएं हैं, तो ये सारी एक पूर्णांक है एवं जो भी संख्या है वह -3 से बड़ी है पर 3 से छोटी, तो ये हमारा गुणधर्म हो गया और इस पूरे कथन को हमने मंझले कोष्ठक के बीच में लिख दिया। ध्यान देंगे हम इस रूप को किसी और तरीके से भी व्यक्त कर सकते हैं, जैसे कि ये a बराबर में प्रतीक x कोलन और फिर हमारी जो संज्ञा है वो पूर्णांक संख्या है पर इस विशेष गुणधर्म को भी पूर्ण कर रही है। आप देखेंगे अगर हम कोई भी संख्या डालें इसके अंदर x के मान में तो वह 4 से छोटी होगी या फिर उसके बराबर होगी। तो यानी ये हमारा एक और क्या है, समुच्चय निर्माण रूप में प्रदर्शित करने का तरीका। तो बच्चों इससे हमें एक विशेष बिंदु का पता चलता है, वह क्या है कि समुच्चय निर्माण रूप सिर्फ और सिर्फ एक तरीके से नहीं किया जा सकता, वे अलग अलग तरीके से भी हम उसे व्यक्त कर सकते हैं। आइए अब हम एक प्रश्न लें। इस प्रश्न में हमें क्या बताना है कि कौन सा कथन सत्य है और कौन सा कथन सत्य नहीं है। पहले कथन में देखेंगे, ये हमारा बता रहा है कि जो 35 संख्या है वह इस समुच्चय का सदस्य है। ये समुच्चय क्या बता रहा है, ये समुच्चय वह संख्याएं हैं जिसकी केवल 4 धन गुणनखंड है। गुणनखंड यानी फैक्टर्स। तो 35 के जरा गुणनखंड निकालते हैं हम, वह क्या क्या है, 1, 5, 7 और 35। हमारे पास कितने गुणनखंड आए, 4। तो यानी केवल 4 धन गुणनखंड, हाँ, तो यानी जो 35 है वो इस समुच्चय का सदस्य है और ये कथन सत्य है। दूसरा कथन क्या बता रहा है, 123 इस समुच्चय का सदस्य नहीं है और ये समुच्चय कैसी सदस्य ले रहा है, वे सारे अंक y के सभी संख्याओं का जोड़ एक सम संख्या होना चाहिए। यानी अगर इसका कोई भी सदस्य है और उनके अंकों को अगर मैं जोड़ूं तो वह सम संख्या होनी चाहिए। ठीक, तो 123 के ज़रा अंकों को जोड़ के देखें, 1 + 2 + 3 कितना आया, 6। 6 हमारा सम संख्या है यानी इवन नंबर है और सम संख्या है यानी 123 मेरा इस समुच्चय का सदस्य होगा। पर कथन में क्या दिया है कि सदस्य नहीं है, तो यानी यह कथन असत्य है। अगला कथन देखेंगे, रोस्टर रूप में समुच्चय D, यानी ये समुच्चय हमें समुच्चय निर्माण रूप में दिया हुआ है जिसे हमें रोस्टर रूप में व्यक्त करना है और रोस्टर रूप में व्यक्त करने में दिया हुआ है कि ये हम इस तरीके से लिखेंगे, यानी सिर्फ और सिर्फ इसमें एक ही क्या आएगा, सदस्य, जो कि P है। तो ज़रा देख लें क्या है, अभाज्य संख्या P का धन गुणनखंड। अभाज्य संख्या P, हम जानते हैं कोई भी अभाज्य संख्या होती है तो उसके कितने गुणनखंड होते हैं, 1 और वही संख्या। तो इसके अंदर हमारे कितनी सदस्य आने चाहिए, 2। वही सदस्य यानी वही संख्या P और 1, यानी इसके अंदर एक सदस्य कम है, तो ये कथन असत्य हुआ। अगला कथन देखेंगे, समुच्चय ये जिसके अंदर हमारे पास संख्याएं हैं
1/2, 2/3, 3/4, 4/5। इसको अगर हम समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे तो कुछ इस प्रकार लिखेंगे। क्या ये सही है? देखते हैं। हमें सिर्फ एक गुणधर्म देखना है कि जो गुणधर्म है वो पूर्ण कर रहा है या नहीं। y यानी जो हमने प्रतीक लिया बराबर में n/n+1। ये n कहाँ से आ रहा है? प्राकृत संख्याओं से। और ये कहाँ से कहाँ तक? यानी 1 से 4 तक। अगर हम n के मान को इधर भरें और सारी की सारी संख्याएं निकालेंगे तो आप जानेंगे कि ये कथन सत्य है। अब आखिरी कथन को देखेंगे। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। हाँ, आप पहले भी पढ़ चुके हैं। अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह है। ये सुपरिभाषित नहीं है और ये एक समुच्चय नहीं है, तो ये कथन असत्य है। पढ़ें कि आज हमने क्या क्या देखा। सारांश है, वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को हम समुच्चय कहते हैं। समुच्चय के बड़े व समुच्चय के सदस्यों को छोटे अंग्रेजी वर्णमाला द्वारा प्रदर्शित या फिर निरूपित किया जाता है। समुच्चय को 2 रूपों में व्यक्त करते हैं, जैसे कि रोस्टर रूप और समुच्चय निर्माण रूप। रोस्टर रूप में हम क्या क्या करते हैं? सबसे पहले अवयवों को सूचीबद्ध करते हैं, फिर उनको पृथक यानी अलग अलग करते हैं अर्धविराम से, और तीसरा पूरे के पूरे कथन को मंझले कोष्ठक के बीच में लिखते हैं। अब समुच्चय निर्माण रूप, इसके अंदर हम सदस्यों को एक प्रतीक से संबोधित करते हैं, जैसे कि x, फिर कॉलन, फिर गुणधर्म और फिर पूरे कथन को मंझले कोष्ठक के बीच में लिखते हैं। हमने ये भी पढ़ा कि जो तत्वों का जो क्रम होता है वह मायने नहीं रखता, और आखिरी समुच्चय के सदस्य अलग अलग होते हैं, जैसे कि हमने उदाहरण टेबुलर में किया था। आशा करते हैं आपको आज का भाग समझ में आया होगा। धन्यवाद।